हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम इस चैप्टर से जितने भी संभवतः वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज हम टोटली डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। एक अभिक्रिया दे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक रिएक्शन है। और उसके बाद कहता है ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पर Zn और यहाँ पर लिखा है CuSO4। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप Cu के साथ SO4 है यानी कॉपर सल्फेट, लेकिन यहाँ पर जिंक सल्फेट को विस्थापित करके खुद बन जा रहा है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और Cu को कर दे रहा है बाहर। इसका मतलब यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह एक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक तत्व या एक मेटल दूसरे किसी मेटल के उसके साथ जो भी लगा है आयंस या कोई भी कंपाउंड, उसको विस्थापित करके उसके साथ खुद एक कंपाउंड बना लेता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जैसे सपोज दैट कि ये एक मैग्नीशियम का फीता है और उसको यदि आप जलाते हैं तो किस कलर का लौ निकलेगा। वहीं कहता है किस कलर का लौ निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए है पीला कलर का लौ निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी है नीला कलर का जलेगा, या ऑप्शन नंबर सी चमकीला उजला जलेगा, या ऑप्शन नंबर डी लाल जलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप घर पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यदि आप मैग्नीशियम के एक फीता ले लीजिए और उसे आप जब भी जलाते हैं तो एक चमकीला उजला लौ उसके साथ निकलेगा और वह जलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लाल तप्त लोहा। यदि आप जैसे एक आप आयरन ले लीजिए, लोहा जो कि एक लाल तप्त हो यानी इसे जलाया गया है रेड कलर का, और कहता है पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। सपोज दैट जैसे आप Fe ले लिए और प्लस उसमें आप जलवाष्प प्रवाहित करने पर, मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे लिखा है लाल तप्त लोहा, जैसे आप एक आयरन ले लिए पर जल वाष्प यानी H2O, यदि आप इस पर प्रवाहित करेंगे तो Fe प्लस H2O जब आपस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर Fe3O4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पर वह गैस की तरह अवक्षेपित हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का हो जाएगा यहाँ पर उड़ जाएगा और यहाँ पर Fe3O4 बनेगा। याद रखिएगा Fe3O4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe3O4 यहाँ पर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना, आप लोगों को पता होगा कि चूना का फॉर्मूला होता है CaO। बुझा हुआ इसका मतलब इस पर पानी डाल दिया गया है H2O। Ca प्लस H2O आपस में जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बुझा हुआ चूना यानी चूना का फॉर्मूला होता है CaO प्लस, और बुझा हुआ है इसलिए हम H2O इसमें मिला देते हैं। CaO प्लस H2O को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैं H2O का यहाँ पर मिटा करके इसे, ताकि आपको रिएक्शन समझ में आए, मैं यहाँ पर H2O को मिटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ क्या HOH।
HOH लिख देता हूँ। इसका मतलब ये H2O हुआ। इसको हम यदि आयनिक करेंगे तो Ca+ और O- और H+ और OH-। तो यहाँ पर प्लस वाला है माइनस के साथ जाएगा और यहाँ पर जो माइनस वाला है वह एक प्लस के साथ आएगा। तो यहाँ पर प्लस कौन सा है, Ca है प्लस वाला। यहाँ पर Ca जो है प्लस में है और इधर जो है OH माइनस में। तो आपस में जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम का जो संयोजकता होता है, कैल्शियम का वैलेंसी होती है वो 2 होती है, इसलिए CaOH का होल ट्वाइस। इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइस। आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चूना का होता है, फिर से मैं बता देता हूँ, CaO+ बुझा हुआ है इसलिए हम H2O कर देते हैं। इसमें आपस में जब रिएक्शन करेगा तो बन जाता है क्या, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला या सिंबल सही लगता है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 × 5H2O। ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 × 7H2O। या ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3 × 2H2O। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। क्योंकि ये जो फार्मूला है आपका किसका है, ये फार्मूला धोवन सोडा का है। यह फार्मूला किसका है, धोवन सोडा का। और आपको पता होगा धोवन सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है Na2SO4 + BaCl2 gives BaSO4 + 2NaCl। यह कौन सा रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम रिएक्शन को ध्यान से समझें तो यहाँ पर Na2SO4, यहाँ पर Na के साथ क्या है, SO4 है, लेकिन इसमें जो है Na के साथ क्या है, Cl है। इसमें जो है Ba के साथ Cl है, लेकिन इसमें Ba के साथ क्या है, SO4। यानी ये आयन जो है आपस में एक्सचेंज कर ले रहे हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर Na वाला इसका Cl ले लिया और इसका जो Ba है इसका SO4 ले लिया। यहाँ दो एलिमेंट का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यदि ऐसा कोई होता Cu + FeSO4 और इधर बना रहा है CuSO4 + Fe, तब आपका होता कौन सा, आपका होता विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर केवल एक एलिमेंट का इधर उधर हो रहा है। लेकिन देख सकते हैं इसका भी आयन है और इसका भी आयन है, दोनों का हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रख लीजिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील यानी Fe आयरन हो गया, को डुबाया गया। एक विलयन है, जैसे हमने एक विलयन ले लिया और उसमें एक लोहे की कील को डुबाया गया, एक Fe को इसमें डुबाया गया और आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, तो वह किस चीज़ का विलयन था जिससे Fe का जो रंग है वह एक क्या हो गया, बदल गया। तो अब इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है ZnSO4, ऑप्शन नंबर बी है CuSO4, ऑप्शन नंबर सी है FeSO4 या ऑप्शन नंबर डी है Al2SO4। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर Fe, तो इसमें क्या मिलाया गया था, इसमें मिलाया गया था आपका
CuSO4। जैसे ही आप जैसे विलयन था पहले किसका, CuSO4 का, आपने इसमें डाला क्या, Fe। जैसे ही इसमें डालते हैं तो FeSO4 क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाता है आपका, ये रिएक्शन का नाम हो गया विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। इसीलिए FeSO4 का रंग जो है Fe का क्या होता है, बदल जाता है। इसीलिए जो विलयन का रंग है क्या होता है, बदल जाता है। और आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन घूम सकता है कि ZnSO4 आंसर क्यों नहीं हुआ। आपको पता होगा कभी भी जब विस्थापन अभिक्रिया होता है तो तत्व जो होता है जैसे Fe, जो तत्व होता है जैसे Fe प्लस ZnSO4 यहाँ पर, तो FeSO4 यहाँ पर भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर FeSO4 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अपने Fe जो है अपने से कम क्रियाशील धातुओं को ही विस्थापित कर सकता है, लेकिन Zn जो है Fe से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए Fe Zn को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है। इसीलिए ये आपका गलती हो जाएगा। CuSO4 यहाँ पर सही है, Fe प्लस FeSO4 ये मुमकिन ही नहीं है, और Al2SO4 भी क्या है, Fe से अधिक रिएक्टिव है, इसलिए यह भी नहीं बनेगा। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया है, या उपचयन अभिक्रिया है। यदि हम अभिक्रिया में ध्यान से देखें तो यहाँ पर CuO है और यहाँ पर H2 है। यहाँ पर क्या है, H2 है। यहाँ पर CuO था, लेकिन जैसे ही आप उत्पाद में देखते हैं तो CuO से यहाँ पर Cu हो गया है। इसका मतलब O यहाँ पर क्या हो गया है, निकल गया है। कभी भी O का निकलना यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अवकरण या अपचयन कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अपचयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर CuO है, इधर आने पर Cu हो जाता है। इसका मतलब O यहाँ से क्या हो गया है, निकल गया है, और O का निकलना अवकरण यानी अपचयन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। यदि आप लिखते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक यानी Zn, तो यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे आप यदि यहाँ पे 2 कर देते हैं तो यहाँ पे बनेगा 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे बनेगा आपका Na2ZnO2 अब प्लस H2 गैस, इसमें क्या हो जाएगा, H2 गैस इसमें, और H2 गैस इसमें जो है अवक्षेपित हो जाएगा, यानी इसमें उड़ जाएगा H2 गैस। इससे यहाँ पे देख सकते हैं क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो बना क्या है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है CuO प्लस H2 इज इक्वल्स टू Cu प्लस H2O। ऊपर वाला जस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर CuO था, यहाँ पर क्या हो गया, Cu हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, O का निकलना, और O का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन या अवकरण कहलाता है, रिडक्शन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सा कथन सत्य है, और अभिक्रिया दे दिया गया है 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO।
और कहता है कि इन चारों में से कथन सा कौन सा सत्य है। तो ध्यान से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहले अभिक्रिया में, यदि अभिक्रिया के अभिकारक में देखा जाए तो यहाँ पर Cu था, लेकिन प्रतिफल में देखा जाए तो यहाँ पे CuO है, यानी Cu से CuO बन रहा है, यानी यहाँ पर O का जुड़ना है। और O का जुड़ना क्या कहलाता है, तो O का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कॉपर का ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। यदि हम रिएक्शन को लिखते हैं लेड नाइट्रेट यानी NO3, यदि NO3 को यदि आप गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, NO2 प्लस NO2 बनेगा प्लस O2। यहाँ कौन सा, यहाँ पर अभिकारक से आप यदि आप प्रतिफल देखेंगे तो प्रतिफल आपका क्या बना है, तो बना है 2NO2 प्लस O2। और ये जो है ऑप्शन नंबर डी साफ इसे मैच कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है, NO2 प्लस O2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है CaCO3 और टूट जाता है किसमें, CaO और CO2 में। CaCO3 है और इससे बना क्या, CaO प्लस CO2। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक यौगिक था और एक यौगिक से यहाँ पर दो यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो एक यौगिक से टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण होना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है। FeO प्लस H2O गिव्स क्या बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, AgCl का रंग क्या है, श्वेत है, पीला है, हरा है या काला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत। AgCl यदि मार्केट से आप खरीद के लाएंगे तो वह कैसे, किस कलर का रहेगा, तो वह श्वेत कलर यानी वाइट कलर का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट यानी FeSO4, उसका जो रंग होता है किस कलर का होता है, तो उसका रंग हरे कलर का होता है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, AgCl और FeSO4। AgCl किस कलर का होता है, तो वह श्वेत कलर का होता है। और यदि FeSO4 पूछा जाए, FeSO4 किस कलर का होता है, तो ये एक हरा कलर का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। यदि NO2 यदि आप जलाते हैं तो उसका धुआं किस कलर का निकलता है, भूरे रंग का या लाल रंग का या हरे रंग का या पीले रंग का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूरे रंग का। यदि आप NO2 को जलाते हैं तो वह भूरे रंग का निकलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, तो श्वसन में होता क्या है, तो श्वसन में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण या उपचयन। तो इसका उपचयन यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर उपचयन ठीक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन पकड़ने का तरीका आप समझ सकते हैं। श्वसन में होता क्या है कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं यानी क्या करते हैं, हम उपचयन करते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और हम उपचयन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यदि आप साग सब्जियों को बाहर फेंक दें या उसे खराब हो जाने पर ही बाहर फेंकें ताकि बर्बाद ना हो, तो देखेंगे कि साग सब्जियों को बाहर फेंकने पर क्या होता है, वह खाद की तरह हो जाते हैं या वह उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो किससे होता है? जैसे ही हम उसे बाहर फेंकते हैं तो उससे ऊर्जा निकलती है। साग सब्जियों यदि विघटित करेंगे तो उससे क्या होती है? उससे ऊर्जा निकलती है, यानी ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा का निकलना या मुक्त होना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? अर्थात चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको जलाने पर ज्वाला उससे नहीं निकलती है, उससे केवल धुआं निकलता है? ऑप्शन नंबर ए है मोमबत्ती। मोमबत्ती से लेकिन ज्वाला निकलती है, इसलिए ए सही है। किरोसिन से भी निकलती है। कोयला से ही ज्वाला नहीं निकलती है। और मीथेन गैस क्या होता है? तो मीथेन गैस जो होता है, मीथेन गैस एक एलपीजी गैस की तरह ही होता है, जिसका उपयोग खाना बनाने में भी किया जाता है। तो मीथेन गैस में भी ज्वाला निकलती है, लेकिन यदि आपके आसपास कोयला यदि होगा तो देखते हैं कोयला को जलाने पर केवल उससे हीट निकलती है और धुआं निकलता है, उससे उतना ज्वाला नहीं निकलता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए है NaCl विलयन तथा कॉपर धातुएं। तो ध्यान से देखा जाए तो कॉपर जो होता है Na से क्या होता है? कम रिएक्टिव यानी कम सक्रिय होता है, इसीलिए वह Na को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसीलिए एक विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं, एल्युमिनियम तथा MgCl2। यहाँ पर एल्युमिनियम जो है Mg को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है Mg से कम क्रियाशील है, इसलिए ये भी गलती हो जाएगा। FeSO4 तथा सिल्वर धातु, ये भी गलती हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कॉपर धातु तथा AgNO3, तो यहाँ पर कॉपर धातु जो है Ag को प्रतिस्थापित कर सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको डेफिनेशन से पता चलता होगा कि आयनों का आदान प्रदान यानी उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना इस बात पे। ये क्वेश्चन ऊपर ही जैसा ही ऐसा क्वेश्चन आया था, Cu plus O2 gives 2CuO। कौन सी अभिक्रिया है? ध्यान से देखा जाए यहाँ पर क्या है, अभिकारक में केवल Cu है, लेकिन प्रतिफल यानी प्रोडक्ट में देखा जाए तो CuO है। यानी यहाँ पर Cu था और यहाँ पर Cu था, लेकिन यहाँ पर CuO आया, यानी यहाँ पर क्या है? O का जुड़ना। तो O का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीकरण या उपचयन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रिया, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऊपर बताया भी था आपको। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हैं वे कहलाती हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण या उपचयन अभिक्रिया। यानी जैसे कोई भी प्रोडक्ट बना, जैसे A+B
आपस में जब रिएक्शन किए और बना C+D। C+D तो बना, इसके साथ साथ क्या बना, इसके साथ साथ ऊष्मा भी, यानी उसके साथ साथ हीट भी निकला। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? ध्यान से यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा मुक्त हो रही है। जब भी ऊष्मा मुक्त या उत्सर्जन होती है उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होना या ऊष्मा का निकलना। और ऊष्माशोषी किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी उसे कहते हैं जो ऊष्मा का शोषण करे। यानी इसमें था, ऊष्माक्षेपी में क्या था, A+B C+D तो बनाया, उसके साथ हीट बाहर निकाला। लेकिन ऊष्माशोषी में यह बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ऊष्माशोषी में क्या हो जाएगा, A+B प्लस हीट, इधर ही हीट ले लेगा, यह क्या कर लेता है, यह अभिकारक में ही हीट ले लेता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, तो मैंने आपको ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं बता दिया। लेकिन इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती हैं या ऊष्मा उत्सर्जन होती हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, विकृत गंधिता या विस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में भरी होती है। आलू यदि चिप्स खरीदते हैं, जैसे आप कोई भी चिप्स खरीदते हैं या कुरकुरे या टकाटक टेढ़े मेढ़े जितने भी खरीदते हैं, देखते हैं कि उसमें रहता है बस 25 ग्राम, लेकिन उसमें जो पैकेट होता है काफ़ी फूला हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि इसमें भर के दिया हुआ है, लेकिन इसमें आधा ही रहता है। तो इसमें कौन सा गैस को प्रयोग करके उसको फुलाया जाता है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हीलियम या मीथेन। तो इसमें आपको डाला जाता है कौन सा गैस? हीलियम गैस। हीलियम गैस डाला जाता है क्योंकि यदि गैस भरा गया तो उसका, आपको पता है कि हीलियम गैस जो होता है ये काफ़ी हल्की गैस है, तो इसलिए उसको भरा जाता है ताकि यदि उसमें 24 ग्राम यदि रहेगा कुरकुरे, तो गैस भरा भी जाए तो ना मात्रा, उसका वजन तो होता ही नहीं है, इसीलिए केवल फूल जाए लेकिन उसका वजन ना उठे। यदि ऑक्सीजन नाइट्रोजन यदि भर दिया जाए तो इसका वजन ज़्यादा हो जाएगा, वैसे प्रोडक्ट का पता नहीं चलेगा कि कितना ग्राम है और कितना ग्राम गैस है। इसलिए यहाँ पर हीलियम का प्रयोग किया जाता है ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कितना ग्राम है, क्योंकि और गैस के इसमें ना मात्रा, इसमें वजन होता ही नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया नहीं, यहाँ पर केवल सिंबलिक दे दिया गया है। इसमें दिया है AB+CD गिव्स AD+CB, अभिक्रिया का नाम बताएं। तो ध्यान से आप देखने पर क्या लगता है, यहाँ पर है AB, A है जो यहाँ से D को आपस में लिया और इधर बना दिया AD, और B जो है यहाँ से C को उठाया और इधर बना दिया BC, यानी यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, यानी यहाँ पे दो दो विस्थापन हो रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? आप यदि दूध को जोरन डालकर या गांव देहात में इसे दही बनाया जाता है तो कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि वह दोबारा चेंज ना किया जा सके। जैसे दूध से दही, फिर आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कहता ही है कि केवल एक बार परिवर्तन हो फिर वह दोबारा ना हो, लेकिन भौतिक में दोबारा हो जाता है। जैसे भौतिक एग्जाम्पल हो जाता है आपका पानी से बर्फ़ बनना।
पानी से बर्फ़ बन सकता है और फिर बर्फ़ से पानी भी बन सकता है, इसलिए वह भौतिक अभिक्रिया हो गया। लेकिन यहाँ दूध से दही बन सकता है, यहाँ दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध बनाना असंभव है, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। जैसे यहाँ पर A+B रिएक्शन बनाया और इधर बना C+D, तो A+B यानी अभिक्रिया में भाग तो यही लिए, ये तो बना अलग बात है। अभिक्रिया में भाग कौन सा लिया, तो A+B। तो A+B को कौन सा पदार्थ बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं, या अभिक्रिया बोलते हैं, या अभिकारक बोलते हैं, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और इससे बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें इसका जो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। मैंने बोला था ऊर्जा का उत्सर्जन हो या ऊर्जा जब निकलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्सर्जन, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते थे। ऊष्मा का उत्सर्जन करना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊर्जा का अवशोषित होना, यानी यहाँ पे ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं आप, ऊर्जा का अवशोषी में शोषण करना यानी शोषित करना, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। याद रखने का ट्रिक बहुत सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हैं कि ऊर्जा अवशोषित हो रहा है तो इसमें भी है शोषी, तो इसमें हो जाएगा शोषी, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है, काली चूना यानी CaO, और उस पर हम जल डालते हैं यानी H2O, तो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या विस्फोटक, या इनमें से कोई नहीं। यदि आप घर पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आप कहीं से भी काली चूना लेकर आइए और उस पर पानी डालिए, तो ये क्या हो जाएगा, उसमें धुआं निकलता है। धुआं यानी उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन, यानी ऊर्जा उससे बाहर निकलता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन या बाहर निकलना को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुएं कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को कहते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसका लैंग्वेज बदल दिया गया है। ऊपर क्वेश्चन था क्या, लोहे पर जंग लगना कैसी क्रिया है। जस्ट इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए तो वह क्वेश्चन यही है, लोहे पर इसमें भी जंग लग जाता है। तो लोहे पर जंग लगना हम किसको बोलते हैं? इस क्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम कोरोजन। तो लोहे पर जंग लगना कैसी क्रिया है? उस क्रिया को बोलते हैं कोरोजन या संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल, और मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो आपको हिंट यहीं से मिल गया, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश यानी किसके उपस्थिति में? तो प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई भी अभिक्रिया हो तो हम उसे बोलते हैं क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो उसमें उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, जहाँ भी आ जाए प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? यानी चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सूर्य के प्रभाव से विघटित हो जाता है?
ऑप्शन नंबर ए है KCl, ऑप्शन नंबर बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है NaCl या ऑप्शन नंबर डी AgBr। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जैसे आप AgBr है यानी सिल्वर ब्रोमाइड, इसको यदि आप सूर्य का प्रकाश यानी छत पर यानी जहाँ प्रकाश सूर्य का मिलता हो वहाँ पर इसे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा Ag और Br में अलग अलग टूट जाएगा यानी अपघटित हो जाएगा। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं हम सूर्य के प्रभाव से अपघटित होना। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अपघटित हो जाता है, तो याद रख लीजिएगा इसको क्या है अभिक्रिया। इस तत्व का क्या नाम है, इस यौगिक का क्या नाम है, तो AgBr। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपचायक है, उपचायक है यानी कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर ए है उपचायक को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसका होता है रिडक्शन। इसमें कौन सा रिडक्शन है। ऑप्शन नंबर ए है H2, ऑप्शन नंबर बी है CO, ऑप्शन नंबर डी है O2 या ऑप्शन नंबर डी है H2S। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा O2। याद रख लीजिएगा, ये दिया गया कौन सा उपचायक है। उपचायक मैंने आपको बताया था, उपचायक जहाँ भी है आपको O2 मार देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन मैं बायोलॉजी की सहायता से आपको रिलेट करके बताऊंगा। शरीर में भोजन का पचना, यदि आप शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन की सहायता से ये जो क्या होते हैं, ये विघटित होते हैं और विघटित होकर हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो ये किसके बिना असंभव है, तो ये ऑक्सीजन के बिना असंभव है। यदि शरीर में भोजन का पचना, यदि हम कभी भी भोजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन भी उसे मिलता है तो वह भोजन अपघटित होकर ऊर्जा में बदल जाता है। तो भोजन का पचना किसकी सहायता से यहाँ पर हुआ, तो इसमें सहायता हुआ किसका, O2 का, क्योंकि O2 की वजह से ही यह टूट कर पचता है, इसीलिए यहाँ पर O2। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी O2 आ जाए तो O2 का जुड़ना किसको कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उपचयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान और काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी बार पूछने के आसार रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। आपको पता होगा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण को अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इंग्लिश में आपको याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंध हो जाता है। तो इसका क्या कारण है। आपको पता है कि घर में यदि कोई भी सब्जी या कोई भी तेल वाला चीज़ बनता है और उसको लंबे समय तक रख दिया जाए, जैसे 1 दिन या 2 दिन, तो वह क्या हो जाता है, विकृत गंध, यानी उसमें गंध आने लगता है और वह महक जाता है। तो वह क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है वह उपचयित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है वह अपचयित हो जाता है, या ऑप्शन नंबर सी है वह उदासीन हो जाता है, या ऑप्शन नंबर डी वह अपघटित हो जाता है। मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी तैलीय चीज़ को हम खुले में रखते हैं तो वह खुले में कौन होता है, तो खुले में आपका होता है ऑक्सीजन। तो वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वह क्या होता है, विकृत गंध हो जाता है। इसीलिए, और मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयित हो जाना, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसीलिए हम
कोई भी तैलीय पदार्थ को हम किस में रखते हैं, ढक कर रखते हैं ताकि वह खराब ना हो, जिसका यही कारण है ताकि वह O2 से रिएक्शन ना करे। लेकिन यहाँ पर O2 रिएक्टिव जब हो जाता है तो वहीं विकृत गंध हो जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसके कारण, तो उपचयित हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस, याद रख लीजिएगा, प्राकृतिक गैस यानी CH4 यानी मीथेन, मीथेन का दहन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या संश्लेषण प्रतिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो CH4 का दहन यानी CH4 + O2 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, H2O + CO2। तो कौन सा अभिक्रिया है, तो वह एक संश्लेषण प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, संश्लेषण प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और वाटर भी निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान नहीं देना है क्योंकि गलत है, ये विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगा। आपको भी यहाँ देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देख सकते हैं कि क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।